हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल एंजॉय करना ज़रूरी है, खुश रहना बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो हम हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अब खुश रहते हुए हम पढ़ाई भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि खुशी के साथ पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक हम भाषा के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, हम एक दूसरे से अपने आचार विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज के इस पाठ में इसी पर विचार करेंगे, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि भाषा क्या है, यानी कि लैंग्वेज के बारे में। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार संक्षिप्त जानकारी तो बनती है। तो बच्चों, बोलकर अपनी बात कह पाने की क्षमता केवल मनुष्य में है। बोलने और सुनने की उसकी यही विशेषताएं उसे अन्य जीवों से भिन्न और विशिष्ट बनाती हैं। विशिष्ट यानी कि उसे स्पेशल बना देती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ये आपको पता है कि भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है? भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकाश में लाना, प्रकट करना, अर्थात बोलना। मनुष्य अपने मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित करता है। इन ध्वनियों का सार्थक संयोजन ही भाषा का मूलाधार बनता है, यानी कि वो उसका मूल आधार है। यूँ तो पशु पक्षी भी अपनी अपनी आवाज़ों के द्वारा एक दूसरे तक अपने भाव पहुँचाने का प्रयास करते हैं, परंतु आवाज़ों के निकालने मात्र को भाषा नहीं कहा जा सकता। अर्थात केवल आवाज़ें निकल रही है उसे हम भाषा कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भाषा बिल्कुल नहीं है। मुख से केवल ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकालना भाषा नहीं है। जन्म के बाद शिशु रोकर या मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपने कष्ट या भावनाओं को समझाना चाहता है। कुछ बड़ा होने पर वह अपने वातावरण में होने वाली ध्वनियों को पहचानने लगता है। वह इन ध्वनियों का घटनाओं और वस्तुओं से तालमेल बिठाता है। धीरे धीरे बच्चा स्वयं भी आवाज़ें निकालने लगता है। इसी दौरान बच्चे में भाषा व्यवहार की दो मूलभूत विशेषताओं यानी कि बोलना और सुनना की नींव स्थापित होती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा पढ़कर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये है भाषा। आप जानेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ये भी आप जानते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके मौखिक रूप के बारे में, यानी ओरल लैंग्वेज। तो भाषा के जिस रूप से मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस रूप को कथित भाषा भी कहते हैं। यही भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। मौखिक भाषा माँ और घर परिवार से स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। इसके लिए औपचारिक प्रयास नहीं करने पड़ते। लोरी, गीत, कहानी, भाषण, वाद विवाद, संवाद बोलना, परिचर्चा, फिल्में, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम व बातचीत आदि क्या हैं? मौखिक भाषा के रूप हैं। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे रूप की ओर, जो है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसका विकास मौखिक भाषा को अंकित करने के लिए किया गया है, यानी उसे लिखित रूप देने के लिए किया गया है। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयास करने होते हैं, अर्थात बच्चे का लिखित भाषा से परिचय विद्यालय में होता है। निबंध लिखना, कविता, कहानी लिखना, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, संस्मरण आदि भाषा के लिखित रूप हैं। तो चलिए, हमने इसके दो रूप तो जान लिए, मौखिक और लिखित। एक और रूप है जो है सांकेतिक भाषा। ये रूप में तो नहीं गिना जाता, लेकिन भाषा है। सांकेतिक भाषा क्या है उसकी जानकारी भी ज़रूरी है। तो बच्चों, संकेतों के द्वारा भी भावों का आदान प्रदान कुछ सीमा तक किया जा सकता है। होता है ना, कई बार हम संकेतों को माध्यम बनाते हैं अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए, है ना। कई बार हमने ऐसे किया। आपने कक्षा में आने की अनुमति मांगी तो टीचर कुछ काम कर रही है तो इशारे करेगी, जाने की अनुमति इस तरह दे सकती है। तो संकेतों को समझने में भी कठिनाई होती है, लेकिन कई बार जो है संकेत समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बार समझ में ही नहीं आते और समय भी अधिक लगता है संकेतों को समझने में। ताली बजाकर, सिर हिलाकर, हाथों के द्वारा, ट्रैफिक सिग्नल, रेल गार्ड द्वारा हरी या लाल झंडी दिखाकर
तथा चौराहों पर हरी, लाल और पीली बत्तियों के द्वारा हम अपने भाव और संदेश व्यक्त करते हैं। संकेत भाषा का मान्य रूप नहीं है क्योंकि यह अपूर्ण और स्पष्ट होते हैं, यानी कि इस तीसरे रूप को मान्यता नहीं मिली हो। केवल भाषा के दो ही रूप मान्य हैं, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा, इसके बारे में हम विचार ज़रूर करते हैं, लेकिन इसे मान्य नहीं माना गया है क्योंकि ये अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि ये कई बार हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती है। आइए इस पाठ में हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे भाषा का महत्व, यानी कि भाषा का क्या महत्व है। तो बच्चों, जब तक भाषा नहीं थी, मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के बीच कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। भाषा के सहारे आज मनुष्य विकास करता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और जंतु वहीं का वहीं रह गया। तो ये फर्क है पशु और मनुष्य में। भाषा के कारण ये बदलाव आया है। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रख पाना संभव हो गया है। यानी कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो किसके ज़रिए? क्योंकि वो लिखित भाषा के रूप में संजोकर रखा गया है, जिसके बारे में हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। ये वर्तमान में हम जी रहे हैं, वो भी हम लिखित भाषा के रूप में संजो रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस समय के बारे में जानकारी ले सके, भाषा के लिखित रूप के कारण। तो बच्चों, भाषा हमें 4 कौशल सिखाती है: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। इनमें पहले 2 कौशल अभिव्यक्ति परक हैं तथा बाद के 2 बोध परक हैं। आइए विश्व की प्रमुख भाषाएं जानें। तो बच्चों, विश्व भर में 6000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से प्रमुख विदेशी भाषाएं हैं अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, तुर्की, अरबी इत्यादि। क्या है? कुछ प्रमुख विदेशी भाषाएं। अब भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में भी जान लें। वो तो आप जानते ही हैं, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कहाँ पर? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान है। वो भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मणिपुरी, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, डोगरी, नेपाली, संस्कृत, बोडो, मलयालम, असमिया, कोंकणी, मैथिली, पंजाबी, सिंधी और संथाली। ये है 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो आइए अब हिंदी भाषा के विषय में थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी ले ली जाए। तो बच्चों, भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, किंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। हर साल आपके विद्यालय में भी इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। हिंदी संघ सरकार की राजभाषा तो है ही, अर्थात जो सरकार है वो क्या करेगी? अपना कामकाज जो है हिंदी भाषा में करेगी। साथ ही यह झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों की भी राजभाषा है। अर्थात यहाँ के राज्यों का काम किसमें होगा? हिंदी में। उत्तर भारत के सभी राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए इन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं या बोली कहा जाता है। तो चलिए, जब उपभाषाएं और बोली का नाम आ ही गया तो इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो बच्चों, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली में 5-10 मील की दूरी में अंतर आ ही जाता है। हिंदी में अनेक बोलियों के तत्व समाहित होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं। वर्तमान हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से हुआ है। किससे हुआ है? याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन आता है ये, कि वर्तमान हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली से हुआ है। बोली केवल बोली जाती है, इसमें प्रायः साहित्यिक रचना नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कभी ब्रज और अवधि, क्रमशः ब्रज और अवध क्षेत्र की बोलियां थीं, किंतु सूरदास ने ब्रज में सूरसागर की रचना की तथा तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की, जिससे ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई और अब ये भाषा कहलाती हैं। इसी प्रकार मैथिली में विद्यापति जैसे महान कवि ने रचनाएं लिखी। तो आइए अब भाषा और बोली में अंतर भी जान लिया जाए। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो इसे जानना बेहद आवश्यक है। तो भाषा का व्यवहार क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात यह कई राज्यों अथवा देशों में बोली जाती है।
जबकि बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है, इसका व्यवहार क्षेत्र भी अपेक्षाकृत सीमित होता है। भाषा का लिखित रूप भी होता है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। आइए आगे बढ़े अब इसमें। तो बच्चों, भाषा में इतिहास लेखन और साहित्य रचना आदि की जाती है, जबकि बोली में साहित्य रचना या इतिहास लेखन नहीं होता, बोली केवल बोली जाती है। भाषा में सरकारी कामकाज हो सकता है, लेकिन बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता। भाषा व्याकरण सम्मत होती है और बोली में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो बच्चों, भारत की विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियों के विषय में जानें। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी, इसकी बोलियां हैं मैथिली, भोजपुरी और बघी। पश्चिमी हिंदी, इसकी बोलियां हैं कौरवी जो खड़ी बोली है, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी, इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी, मेवात, मालवी, ठुठारी, हड़ौदी आदि। पहाड़ी हिंदी, इसकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली। तो ये थी हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। अब जानेंगे भाषा के विभिन्न रूप। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें जानेंगे हम मातृभाषा के विषय में, यानी कि मदर टंग। तो माँ द्वारा प्राप्त भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चा अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। यदि माँ मराठी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। यदि परिवार कश्मीरी भाषा बोलता है तो बच्चे की मातृभाषा कश्मीरी होगी। माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा से ही बच्चे का पहला परिचय होता है, इसीलिए इसे मातृभाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरा इसमें जानेंगे हम प्रादेशिक भाषा क्या है। तो बच्चों, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा वहाँ की प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, बंगाल में बंगाली, ये प्रादेशिक भाषाएं हैं। तीसरा जानेंगे इसमें हम राष्ट्रभाषा के विषय में। तो बच्चों, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश यानी कि ज़्यादातर भूभाग पर और अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब जानेंगे हम इसमें राजभाषा क्या होती है। तो बच्चों, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। हिंदी और अंग्रेजी भारत की राजभाषा हैं। अब समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, इसके विषय में भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप ले लेती है। इस आधार पर अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अब ये भी जान लें कि संपर्क भाषा क्या है। तो बच्चों, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क करने के लिए करते हैं संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी भारत में संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। अब मानक भाषा के बारे में जानना भी तो जरूरी है। तो बच्चों, मानक शब्द का सामान्य अर्थ है शुद्ध, आदर्श अथवा परिनिष्ठित। भाषा के शुद्ध, व्याकरण सम्मत तथा परिनिष्ठित रूप को उसका मानक रूप माना जाता है। घर परिवार तथा बाजार में या मित्रों से बातचीत करते समय हम बोलचाल के जिस स्तर का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग हम कार्यालयों, किसी पद पर कार्य करते हुए, साहित्य गोष्ठियों, परिचर्चाओं या शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम कि मानक भाषा किसी देश या समाज की व्याकरण सम्मत वह भाषा है जिसका प्रयोग वहाँ के सुशिक्षित समाज द्वारा प्रशासनिक, वैधानिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान रूप से किया जाता है। भाषा का यही मानक रूप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में व्यवहार में लाया जाता है। तो ये तो हमने विस्तार से आपको भाषा की जानकारी दे दी। इसके अंदर क्या क्या जानकारी चाहिए थी आपको, ये हमने सारा भाषा के ज़रिए समझा दिया है। अब हम बढ़ने वाले हैं लिपि की ओर और हम जानेंगे कि लिपि है क्या। तो बच्चों, लिपि का अर्थ है लिपना या लिपाई करना। मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए आरंभ में चित्रों को साधन बनाया। इसे चित्रलिपि कहा जाता था। बाद में मनुष्य ने उच्चरित ध्वनियों को चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। दुनिया भर में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं की लिपि समान है और कुछ की लिपि एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संथाली, बोडो आदि की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी की लिपि फारसी है।
कश्मीरी की लिपि शारदा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश की लिपि रोमन है और बंगाली की बांग्ला लिपि है। तो आइए सबसे पहले देवनागरी लिपि की विशेषताएं जान लें। तो बच्चों, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता है, अर्थात हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। कंप्यूटर या यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखी गई किसी भी सामग्री का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं और हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए तो इतनी सरल है। अब बढ़ते हैं हम बच्चों भाषा और साहित्य की ओर। तो बच्चों, किसी भाषा के लिपिबद्ध और संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य में विद्वानों का चिंतन और समाज की हजारों सालों की अनुभूति शामिल होती है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा विचार कर लें। सबसे पहले समझ लेते हैं गद्य साहित्य क्या है। तो बच्चों, इसमें साहित्यकार अपनी बात को तुकबंदी अथवा लय के नियमों से पृथक साधारण भाषा में कहता है। जैसे गद्य के उदाहरण हैं पत्र, निबंध, लेख, कहानी, कथा, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि। इसके प्रमुख साहित्यकार हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा इत्यादि। दूसरे नंबर पे है पद्य साहित्य। इसमें साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं। पद्य के उदाहरण हैं दोहा, छंद, कविता, सवैयाँ, चौपाई, पद, सोरठा, गीत, कविता आदि। इसके प्रमुख कवि हैं कबीर, बिहारी, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर आदि। तो ये तो हो गई भाषा और साहित्य की जानकारी। अब हम बढ़ेंगे व्याकरण की ओर। भाषा का अहम नियम। तो बच्चों, भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। यह उसके अंगों प्रत्यंगों का बोध करवाता है। यह शब्दों के अशुद्ध प्रयोग को रोकता है, यानी कि इससे हम भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी लेते हैं। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करके नियम बनाता है। तो इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना में विचार में रचना, प्रकार, प्रयोग और विराम चिन्ह आदि के विषय पर विचार किया जाता है। तो ये हो गए व्याकरण के 3 अंग। लेकिन कुछ अतिरिक्त जानकारी तो बनती है इस पाठ में। तो बच्चों, हमारी तरह भाषाओं के भी परिवार होते हैं। विश्व की भाषाओं को मोटे तौर पर 4 परिवारों में बांटा गया है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध 4 भाषाई समूहों से है। पहला है भारतीय यूरोपीय परिवार, जिसे आर्य कहते हैं, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार और साइनो तिब्बती परिवार। बच्चों, हिंदी भारतीय यूरोपियन यानी कि भारोपीय परिवार की भाषा है। इस परिवार की अन्य भाषाएं हैं संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ये सब क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषाएं। और हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो बच्चों, अध्याय आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छे तरह आ गया होगा। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे ज़रूर दोहराएंगे। तो आओ दोहराएं। तो हमने इस अध्याय में जाना बच्चों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित भाषा। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। इस अध्याय में हमने ये सारी जानकारी ले ली। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने की। तो देर नहीं करते, अपने अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। हमारे अभ्यास प्रश्न बहुत ही सरल हैं क्योंकि सारे के सारे एनईपी के अनुसार हैं। एनईपी यानी कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो समझाती है मज़े मज़े में पढ़ना, एंजॉय करना, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना और ढेर सारा ज्ञान बटोर लेना। तो आइए
इसी पर आधारित प्रश्न करते हैं हम। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बढ़ते हैं कौशल बोध की ओर, यानी कि सोचिए और बताइए, मौखिक उत्तर दीजिए इसमें। पहला प्रश्न है, भारत में कितनी बोलियां प्रचलित है? तो भारत में 1652 बोलियां प्रचलित है। दूसरा, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है? तो भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। और इसमें आखिरी प्रश्न है, व्याकरण के अंग कौन से हैं? तो व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसमें आप इसके बारे में जानकारी देंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे कौशल लेखन, यानी कि अब लिखने का समय आ गया है। राइटिंग स्किल, यहाँ पर आपको अपनी राइटिंग स्किल दिखानी है, जिसमें पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। उदाहरण बता दीजिए। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सब भाषाएं हैं। दूसरा, भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपने अंतर बताना है दोनों में, जैसे कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जबकि बोली में सरकारी कामकाज नहीं किया जाता। भाषा में व्याकरण सम्मत होती है आपकी भाषा, लेकिन व्याकरण जो बोली है उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये अंतर जो है आप इसके अंदर बताएंगे, लिखेंगे। अगला है, लिपि किसे कहते हैं? कि 5 लिपियों के नाम, उनकी भाषा सहित लिखिए। तो लिपि भाषा को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। कोई भी 5 लिपियों के नाम लिख दीजिए, जैसे देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, शारदा लिपि। अगला प्रश्न है, व्याकरण सीखने के क्या लाभ हैं? तो व्याकरण सीखने के बहुत लाभ हैं। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है, सही गलत का ज्ञान होता है और हम भाषा में दक्षता प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। दूसरा, भारत में डैश बोलियां प्रचलित है? 1652। तीसरा, मैथिली, अवधी, हरियाणवी तथा ब्रज इत्यादि क्या है? बोलियां हैं। संस्कृत डैश लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न है, सही गलत करना है आपने इसमें। बड़े बड़े शहरों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, गलत कर देंगे इसे आप। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये भी गलत है। कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा है, बिल्कुल सही, राइट कीजिए। व्याकरण भाषा को परिमार्जित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है, बिल्कुल सही, इसे भी सही करिए। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। अब आपने इनके बारे में बताना है। ठीक है, मातृभाषा के बारे में बता दीजिए कि मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपने घर परिवार में सीखता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा क्या होती है? लोगों के आपस में एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो संपर्क भाषा कहलाती है। और मानक भाषा, मानक भाषा यानी कि विद्वानों विद्या द्वारा जो भाषा के शुद्ध रूप को मान्यता प्रदान की जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। आइए बढ़ते हैं आप बहुवैकल्पिक प्रश्न पर। ऑप्शन है इसमें, सही ऑप्शन को चुनेंगे आप। जैसे पहला, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि, सेकंड ऑप्शन इज राइट। दूसरा, इसमें कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है? वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार। तो पद विचार नहीं है, फोर्थ ऑप्शन को राइट कीजिए। निम्नलिखित में से भाषा का मूल रूप कौन सा है? सांकेतिक, लिखित, मौखिक, साहित्यिक। मूल रूप कौन सा है? तो मूल रूप कौन सा है? मौखिक है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रज हिंदी के किस भाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो इस तरह आप सही विकल्प चुनेंगे और उस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह देखो कितने सरल प्रश्न थे, सारे हमारे अध्याय के अनुसार, क्योंकि एनईपी के अनुसार ही हमारे अध्याय का निर्माण है और उसी के अनुसार प्रश्नोत्तर भी आपके सामने हैं जो बेहद ही सरल थे। इसमें हमने आपको बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न भी आपने बड़ी आसानी से कर दिए हैं। तो बस अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे, कर लेंगे, तो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे के कक्षाओं में ये जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अभ्यास कार्य करते रहिएगा, इसका छोड़ना नहीं है ऐसे। तो इसका अध्याय कार्य आप जो है वो स्वयं कीजिएगा।